नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के बेहद ही खास अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जहां नजर होगी ईद उल फितर से जुड़ी हुई। जी हां, आज पूरा देश बना रहा है मीठी ईद। बताएंगे आपको किस तरीके से नमाजियों ने अदा करी है आज ईद की नमाज और कैसे मीठी ईद मनाई जा रही है पूरे देश भर में। इसके साथ साथ चैत्र नवरात्र भी चल रहे हैं और आज है दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को ये दिन समर्पित है। बताएंगे आपको कि कैसे मंदिरों में इस समय भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी रुख करेंगे, जहां बताएंगे आपको कि क्यों आज नेपाल के प्रधानमंत्री संसद में देने वाले हैं संबोधन, क्या है ऐसा वो बड़ा मुद्दा। और इसके साथ साथ ट्रंप ने क्यों दे डाली है ईरान को धमकी। इसके साथ आपको बताएंगे मौसम का हाल भी, जानेंगे अखबारों की सुर्खियां भी। तो बेहद ही पावर पैक्ड शो रहने वाला है। अगला 1 घंटा शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। पंजाब में आज फिर किसानों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर आप मंत्रियों और विधायकों के घर का घेराव करेंगे किसान। भूकंप प्रभावित म्यांमार और थाईलैंड में बचाव अभियान जारी। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार में भेजा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। थाईलैंड में भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। नेपाल के प्रधानमंत्री आज संसद में देंगे बयान। देश में राजशाही की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन पर स्पष्ट करेंगे हालात। ट्रंप की ईरान को चेतावनी। अमेरिका के साथ परमाणु समझौता नहीं करने पर बमबारी के लिए तैयार रहे ईरान। ट्रंप ने कहा ऐसी बमबारी होगी जो पहले कभी नहीं देखी होगी। देश में आज ईद उल फितर का जश्न। राष्ट्रपति ने कहा भाईचारे, सहयोग और करुणा की भावना को मजबूत करता है ईद। वहीं चैत्र नवरात्र पर रोशनी से नहाया मां वैष्णो देवी का मंदिर। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद आइए अब खबरें विस्तार से। और आज का दिन आपको बताया ये कि बेहद खास है, क्योंकि हर तरफ आज त्योहारों की रौनक है, उत्साह है, जश्न है, हर्षोल्लास है। एक तरफ ईद की इबादत हो रही है तो दूसरी तरफ नवरात्र पर मां शक्ति की आराधना हो रही है। एक तरफ ईद की मिठास है तो दूसरी तरफ दुर्गा मां के जयकारे लगाए जा रहे हैं। ईद पर लोग शांति और सुख समृद्धि के लिए भी दुआएं मांगते हैं। रमजान के मुबारक महीने के खत्म होने के बाद ईद का त्योहार खुशियां लेकर आया है। ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह इंसानियत, भाईचारे और प्रेम का जश्न भी है। यह दिन हर दिल में नई उमंग और हर घर में खुशियों की सौगात लाने का प्रतीक है। ईद के चांद के दीदार से लेकर सुबह की नमाज तक हर लम्हा एक नई रोशनी बिखेर रहा है। तो आज बेहद ही खास दिन, क्योंकि एक तरफ मां आदि शक्ति की आराधना चल रही है, मंदिरों में जय माता की जयकारे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज हर कोई गले मिलकर ईद मुबारक भी एक दूसरे को कर रहा है, क्योंकि रमजान के पाक महीने के बाद आज ईद आई है और ईद के मौके पर नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ भाईचारे, सौहार्द और सद्भावना के इस त्योहार को मनाया जा रहा है। आज भारत में ईद मनाई जा रही है। ये त्योहार आपसी भाईचारे, दान और खुशियों का प्रतीक है। ये त्योहार रमजान के पूरे महीने रोजा रखने के बाद आता है, जो संयम, इबादत और आत्मशुद्धि का महीना होता है। ये त्योहार रमजान के पूरे महीने रोजा रखने के बाद आता है, जो संयम, इबादत का महीना होता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। इस विशेष त्योहार की शुरुआत सुबह की नमाज के साथ हो जाती है, जिसमें हजारों लोग एक साथ अल्लाह से दुआ मांगते हैं। देश भर से ईद पर यह खास तस्वीरें सामने आ रही हैं और ईद की मिठास घुलती जा रही है, जहां सभी
आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए देश के अलग अलग मस्जिदों में इस समय नमाज पढ़ी जा रही है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस समय ईद की मिठास घुल रही है। ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, ईद उल फितर मनाई जा रही है और देश के अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय है नमाज पढ़ने का, जहां नमाज अदा की जाएगी और कई व्यंजन, कई पकवान बनाकर सभी रिश्तेदारों के साथ, परिवारों के साथ बैठकर ईद के व्यंजन का लुत्फ उठाया जाएगा। और पूरा महीना रोज़ा रखने के बाद आज जब ईद आई है तो बेहद ही उत्साह का माहौल है, बाज़ारों में रौनक नज़र आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे संवाददाता भी देश भर से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, तस्वीरों के साथ। तो हमारे साथ इस समय लखनऊ से मौजूद है विकास सिंह, वहीं मधुरेश पटना से मौजूद हैं और मुकेश शुक्ला दिल्ली से मौजूद हैं। सबसे पहले दिलवालों की दिल्ली का रुख करेंगे। मुकेश, आपका रुख करेंगे। आप इस समय कहाँ खड़े हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। और आज ईद उल फितर मनाया जा रहा है तो सब गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक करें। मीठी ईद है, भाईचारे का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है। कैसे मनाई जा रही है दिल्ली में ईद? बिल्कुल, इस समय मैं भावना ईदगाह के सामने और मेरे थोड़ी सी कदमों की दूरी पर झंडेवाला ने जहां नवरात्रे का पर्व भी मनाया जा रहा है और साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं ईद की नमाज इस समय अदा की जा रही है और बहुत ही हर्ष उल्लास के तहत इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। तमाम जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो इस त्यौहार को बड़ी खुशी से मनाते हैं। कल हम रात के वक्त में जामा मस्जिद इलाके में भी थे, वहाँ पर भी काफ़ी रौनक थी और काफ़ी भीड़ भाड़ थी। और ये तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि ईद की नमाज इस समय अदा करी जा रही है और एक काफ़ी बड़ा पर्व माना जाता है। ये भाईचारे का पर्व है, खुशी का पर्व है, सौहार्द का पर्व है। और जिस तरह से ईद में लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, सेवियाँ बांटते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं, गले लग के ईद मनाते हैं, तो काफ़ी खुशी। और 30 दिन के रोज़े के बाद ये दिन आता है। आप सोचिए 30 दिन तक तमाम लोग जो है वो पूरा दिन पानी नहीं पीते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। उसके बाद आज ये बड़ा दिन जो है वो आया है और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में जो है ईद वो बहुत खुशी से मनाई जा रही है। और अगर सिक्योरिटी की बात भी कर लें तो आप देखेंगे सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतज़ाम है ईद की इस नमाज के दिन और ईद के इस खास दिन। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी जा रहे हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए। यानी कितना बड़ा दिन है और कितनी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। और जब देश में नवरात्रि की धूम भी है और साथ ही साथ आज ईद का इतना बड़ा पर्व है तो भावना मेरे को लगता है कि ये भाईचारे की मिसाल है और देश भर में तमाम जगहों पर इसी तरह खुशी के साथ इसे बिल्कुल देश भर में भी यही तस्वीरें कुछ नजर आ रही है। लखनऊ चलेंगे, नवाबों के शहर चल लेते हैं, विकास से बात करते। विकास, यहाँ की बात करें तो यहाँ का मिजाज किस तरीके का आज दिख रहा है? तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुँचा दीजिए कि ईद की रौनक लखनऊ में किस तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लखनऊ ईद के जश्न मनाने के लिए तैयार है। कल शाम से ही जब ईद का चांद देखा गया था उसके बाद से ही बाज़ारों में रौनक बढ़ गई थी और आज सुबह से अलग अलग ईदगाहों में, मस्जिदों में नमाज के अलग अलग वक्त हैं। हम हैं ऐशबाग ईदगाह में जहाँ पर नमाज 10 बजे अदा की जाएगी। इसके बाद टेले वाली मस्जिद पर 9 बजे, इमाम बाड़ा पे 11 बजे। इसी तरह तमाम शहरों की मस्जिदें हैं जहाँ पर अलग अलग समय पर नमाज अदा की जाएगी। कई जगह शुरू हो गई है और कई जगह जहाँ हम हैं ऐशबाग ईदगाह जहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में लोग नमाज अदा करते हैं। 10 बजे नमाज अदा की जाएगी। यहाँ पर खासे इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो तस्वीरें भी दिखाए। ये ऐशबाग ईदगाह है और यहाँ के पूरे इलाके पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस सुबह से ही आ गई है। यहाँ पर कोई पार्किंग गलत जगह पे ना करे, इन सब के लिए अभी से लोगों को सचेत कर रही है, दिशा निर्देश कर रही है। सभी जगहों पर ड्रोन कैमरों के द्वारा, सीसी कैमरा के द्वारा नज़र रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ईद है, इबादत का पर्व है। 1 माह के बाद रोज़ा रखते हैं और आज ईद मनाई जाती है। तो लखनऊ में इसके जश्न की तैयारियां पूरी है। यहाँ पर चाहे मॉल हो, रेस्टोरेंट हो, इन सबको विशेष तौर पे सजाया गया है। और सबसे बड़ी बात होती है सेवइयाँ। लखनऊ में खास तौर से एक बहुत ही अच्छी सेवइयाँ बनाई जाती हैं जो एक दूसरे का मुंह मीठा कराने के लिए खिलाई जाती हैं और लोग गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद एक दूसरे के घर जाते हैं। और तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं जो मॉल जाते हैं या तमाम सारे रेस्टोरेंट जाते हैं। वैसे भी लखनऊ का खाना
खाने की चीज़ें बहुत ही फेमस हों, चाहे वो टुंडे कबाबी हो, चाहे दस्तरखान हो, या तमाम सारी जगहों पर स्ट्रीट फूड जो बेहद ही सस्ते और बेहद ही लजीज व्यंजन होते हैं। तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाने का दिन है आज, और इसी की तैयारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर ईद मनाई जाएगी। 10 बजे यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी ऐशबाग ईदगाह में। बिल्कुल विकास, साथ ही साथ पटना का भी रुख कर लेते हैं। मधुरेश, दस्तरखान सज चुका है, दावते ईद है, ऐसे में पटना में रौनक किस तरीके की नज़र आ रही है। यहाँ पर अलग अलग मस्जिदों में किस तरीके से नमाजी अदा कर रहे हैं नमाज। साथ ही साथ प्रेम का त्यौहार है, सद्भाव का त्यौहार है। ऐसे में रोज़ा जिन्होंने रखा है 30 दिनों का, ऐसे में वो अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि उनकी हर कामना पूर्ण हो। हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी पटना के गांधी मैदान में हूँ। यहीं पे अभी 7:30 बजे ईद और जो सीएम नीतीश कुमार है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लोगों को यहाँ पे ईद को लेकर के भाईचारे का संदेश दिया, और यहाँ जो नमाज पढ़ी गई है, कम से कम यहाँ पे 50 से 60 हजार लोग एक साथ पिछले 24-25 सालों से इकट्ठा होते हैं नमाज पढ़ने के लिए। और जो जश्न है पटना में वो कल शाम से ही शुरू हो गया था, क्योंकि चांद की रात जो होती है उसमें एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। पटना सिटी के इलाके में सब्जी बाग एक इलाका है, वो भी मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पे बहुत अच्छे से पूरी सड़क को सजाया जाता है। और उस वक्त से ही जो पूरा जश्न शुरू हो गया है। रेस्टोरेंट्स में भी कुछ इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जो मस्जिद है पटना में उसके अलग अलग समय मुकर्रर किया गया है, वहां पे उस वक्त नमाज पढ़ी जाएगी। और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे गांधी मैदान में भी सुबह से ही जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो पुख्ता की गई थी। इसके अलावा भी जो मस्जिद है उनके आसपास की जो सुरक्षा है वो काफी बढ़ा दी गई है, ताकि जो नमाज पढ़ने आ रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। कुछ ट्रैफिक के रूट को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त इधर नजर आ रहे संवेदनशील इलाकों में, और ऐसे में सभी एक दूसरे से गले मिलकर सब इस समय ईद मुबारक करते हुए नजर आ रहे हैं। हर समय खुशी का माहौल है, हर देश के कोने कोने में इस समय उत्साह दिख रहा है, हर्षोल्लास दिख रहा है। फिलहाल विकास, मुकेश और मधुरेश, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को भी ईद मुबारक। और ईद उल फितर के त्योहार के साथ साथ चैत्र नवरात्रि भी चल रहे हैं, और चैत्र नवरात्रि का आज है दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी मां का पूजा की जाती है, और दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के रूप की पूजा होती है। पहले आपको दिखाते हैं मां वैष्णो देवी के मंदिर, जो रोशनी से इस समय नहाया हुआ है। ये देख रहे हैं कटरा से वो तस्वीरें जहां माता वैष्णो देवी का मंदिर है, और इस समय भक्तों का तांता वहां लगा हुआ है। बेहद ही खूबसूरती से इसे सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, लाइटों से सजाया गया है, और बेहद ही खूबसूरत गौरी शंकर माँ का मंदिर ये नज़र आ रहा है। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु रात से ही लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के जयकारों से माता का भवन गुंजायमान हो चुका है। वहीं आइए अब आपको दिल्ली की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। दिल्ली के छतरपुर मंदिर आपको लिए चलते हैं, जहां शक्ति मां की आराधना चल रही है, और यहां स्थित श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में सब आरती कर रहे हैं, और सुबह की आरती यहाँ की गई है। माँ के जयकारे लगाए गए हैं, सभी ने आरती कर माँ को याद किया है और कामना की है कि सभी का मंगल हो, सभी कुशल रहे। और आज इन 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है, जिसमें आज दूसरे स्वरूप माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। और माँ ब्रह्मचारिणी जो है, आपको बता दें कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया था, और उनको तप वैराग्य की भी देवी माना जाता है। माँ पार्वती का अविवाहित रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। आइए जानते हैं नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप विशेष के बारे में। चैत्र नवरात्र देवी भगवती की उपासना के माध्यम से आत्मिक शक्ति, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक सुअवसर होता है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी को लगाया जाने वाला भोग श्री दुर्गा के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है।
ये देवी पार्वती की अत्यधिक तपस्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं। इनके पूजन से व्यक्ति को बुद्धि का वरदान मिलता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मातृ प्रधान संस्कृति है हमारी। हमने तो अपने राष्ट्र के नाम के साथ भी माँ भारत माता की जय बोली है। पृथ्वी को माँ कहते हैं हम, पशु नहीं गौ को माँ कहते हैं हम, नदियां नहीं गंगा इत्यादि को माँ कहते हैं हम। तुलसी एक पौधा नहीं है हमारे लिए, हम तुलसी माता कहते हैं उसे। एक पुस्तक नहीं है, गीता माता कहते हैं। एक मंत्र मात्र नहीं, गायत्री माता कहते हैं हम। हमारे शरीर को जो बचाने में सक्षम बनाए हुए है उसको भी आत्मा कहते हैं। उसमें मां शब्द आता है, जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, जिनके बल पर यह दुनिया टिकी है। परमात्मा भी मानव शरीर धारण करके जिनको नतमस्तक होते हैं उनको भी महात्मा कहते हैं, और उस परम शक्ति को तो परमात्मा कहते हैं। हमने संबंध भी पहला यही तो बनाया है, त्वमेव माताश्च पिता, तुम्हें बाकी सब बाद में, पहले माँ का रिश्ता बनाया है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। उनके दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये स्वरूप साधना, भक्ति और आत्म संयम का अद्वितीय प्रतीक है। वो सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनका आभा मंडल भक्तों को शांति और समर्पण का अनुभव कराता है। दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा, अर्थात हाथों में अक्षमाला और कमंडल धारण करने वाली हे देवी ब्रह्मचारिणी मुझ पर कृपा करें। भक्तगण इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को चीनी या मिश्री का भोग अर्पित करते हैं, जिससे जीवन में मधुरता और सकारात्मकता आती है। आदि शक्ति या महादेवी माँ दुर्गा को सनातन निराकार परब्रह्म, ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। विश्व जननी कल्याणी ललिता राजराजेश्वरी पराशक्ति श्री माँ दुर्गा जी की उपासना का ये दिव्य पर्व है नवरात्र। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो माँ देवी, माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप जो है माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आज पूजा हो रही है और सभी मंदिरों में इस समय भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारे संवाददाता भी देश भर के अलग अलग मंदिरों में इस समय मौजूद हैं और आइए सीधा लिए चलते हैं आपको और आपको दिखाते हैं कि माँ के मंदिरों में किस तरीके से इस समय आराधना चल रही है। देवेंद्र ठाकुर जुड़ गए हैं कटरा वैष्णो देवी मंदिर से और सुरेश शर्मा दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको वैष्णो देवी मंदिर ले चलेंगे देवेंद्र ठाकुर के पास। देवेंद्र, वैष्णो देवी मंदिर का नज़ारा इस समय कुछ और ही है। रोशनी से नहाया हुआ है, फूलों से सजाया हुआ है, भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। वैष्णो देवी ट्रस्ट से किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ रौनक की बात करें तो अगर आप तस्वीरों के जरिए हमको वहां का दर्शन करा पाए। जी, आपको बताना चाहेंगे कि आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और 80,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो अभी तक पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। अगर बात करें सुरक्षा की तो भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं। हालांकि जो सुबह से ही हमने देखा कि लोग कतारों में लगे हुए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और सुबह से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सुबह लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और लाइनों में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि लोगों में उत्साह काफी है और जो भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनके खाने पीने, उनके रहने, और आज क्योंकि व्रत है, नवरात्रों में काफी सारे लोग व्रत रखते हैं तो व्रत की जो खास व्यवस्था की गई है। अगर बात करें भवन की तो भवन में इस समय शतचंडी महायज्ञ चल रहा है। यहाँ देश और राज्य की जो सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। जी, और सुरेश शर्मा भी हमारे साथ दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से जुड़ी हुई है। सुरेश, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की रौनक की बात करें तो वहां पर भी इस समय भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी तरफ माँ के जयकारे लग रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आज पूजा हो रही है। झंडेवालान मंदिर में किस तरीके के माँ के जयकारे इस समय लगते हुए नजर आ रहे हैं? जय माता
माता की भावना, सबसे पहले आपको और अपने दर्शकों को हम माता झंडेवालान देवी के दर्शन कराएंगे। आप देखिए आज माँ कितनी खूबसूरत लग रही है, ब्रह्मचारिणी स्वरूप में है माँ। सफेद रंग का लहंगा पहने हुए हैं, वहीं पर सफेद और लाल रंग की मिक्स करके जो माला माँ ने पहनी है और स्वर्ण मुकुट जो धारा है उसको शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। बेहद ही अलौकिक स्वरूप है माँ का। माँ के दाहिने और आप माँ काली को और बाईं और माँ शारदा को देख रही हैं। बात झंडेवालान की करूं तो यहाँ का चारों तरफ का वातावरण एकदम अतुलनीय है। आप देखिए उसको भक्तिमय हो रखा है। एक तरफ जहाँ एक कतार में लगातार चार, आप देखिए बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी माँ की एक झलक पाने के लिए प्रातः काल से ही लाइन में लगे हुए हैं, गऊ के बोर से लगे हुए हैं और माँ की एक झलक पाने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और वहीं पर अगर आपको अपनी दाहिनी ओर दिखाऊं तो कीर्तन चल रहा है और साथ ही साथ माँ की आरती भी शुरू हो गई है। आप देखिएगा माँ का जो स्वरूप है उनकी आरती हो रही है। आज माँ ब्रह्मचारिणी के यानी कि द्वितीय माता की शक्ति के स्वरूप का आज का दिन है। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज के माता का स्वरूप हमें शक्ति प्रदान करता है, साथ ही साथ हमें बताता है कि किस तरीके से आप अपने जीवन में किसी भी एक बात को अगर ठान लेते हैं तो आपको पूरा करना चाहिए। आपको किस तरीके से अपने जीवन में नियम अनुसार रहना चाहिए, आज का स्वरूप माँ का हमें बताता है। आप देखिए जयकारे लग रहे हैं मंदिर में, सुंदर फूलों से मंदिर सजा हुआ है। और आज की खास सजावट यहाँ पर है कि आप देखिए सेब, अंगूर, केले और साथ ही साथ सूरजमुखी के फूलों के साथ भी आज इस भवन में श्रृंगार किया गया, पूरा भवन तैयार किया गया। आप देखिए माँ का स्वरूप बेहद सुंदर है। जो लोग सुबह से आ रहे हैं श्रद्धालु, कुछ व्रत है, कुछों ने कल से व्रत शुरू कर दिया है और चढ़ते उतरते रह रहे हैं आज व्रत में, लेकिन सुबह से लाइन में लगे रहने के बावजूद भी जो खुशी, जो आस्था, जो माँ का दर्शन पाने के बाद जो सुकून चेहरों पे आपको दिखाई दे रहा होगा वो सबसे अलग है। जयकारे लग रहे हैं, ये 9 दिन माँ की शक्ति के स्वरूप के तो सजा हुआ भवन है और भक्तिमय माहौल है, माँ के जयकारे लग रहे हैं। सुवेश, पूरा माहौल इस समय जय माता दी के जयकारों के साथ गुंजायमान हो रहा है। फिर चाहे वो वैष्णो देवी माता मंदिर हो, झंडेवालान मंदिर हो या देश का कोई भी इस समय मंदिर हो, 9 स्वरूपों की पूजा की जारी। और ब्रह्मचारिणी जो है वो ज्ञान, तप और वैराग्य की देवी है। ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा हो रही है और इस समय पूरा माहौल भक्ति में है। फिलहाल देवेश आपका और सुवेश आपका तमाम जानकारियों के साथ, तमाम तस्वीरों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से घाटी तक चलने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के पूरा होने का प्रतीक है। जम्मू कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू में कटरा में से चलेगी, क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। इससे कश्मीर तक रेल संपर्क का 70 साल पुराना सपना पूरा होगा। ये ट्रेन रियासी जिले के कटरा
कस्बे से चलेगी और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए श्रीनगर पहुंचेगी और फिर उत्तरी कश्मीर के बारामूला में अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचेगी। अधिकारियों के अनुसार रेल लिंक परियोजना पिछले महीने पूरी हो गई थी। कटरा बारामूला मार्ग पर ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने जनवरी में कटरा और कश्मीर के बीच ट्रेन सेवा को मंजूरी दी थी। उन्होंने साथ ही कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय में काफी कमी आने की उम्मीद है, जिससे इस क्षेत्र के लिए एक आधुनिक और कुशल रेल सेवा उपलब्ध होगी। रविवार को जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री द्वारा ट्रेन के उद्घाटन करने को लेकर जानकारी दी। ट्रेन के उद्घाटन से कश्मीर तक सीधी रेल कनेक्टिविटी की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। अप्रैल को प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे। उधमपुर में ही उनकी लैंडिंग होगी। उसके उपरांत वो जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल निर्माणित हुआ है रेल का, वहाँ पर जाएंगे, उसका भी मुआयना करेंगे, वहाँ पर भी उसका लोकार्पण होगा और फिर वो कटरा पहुँच करके वंदे भारत। और ये आपके माध्यम से ये भी सूचना चली जाए कि कहीं कहीं ये कहा जा रहा है और ये मांग भी आ रही है कि वंदे भारत श्रीनगर के लिए कटरा से क्यों जा रही है, लेकिन दर हकीकत सच्चाई ये है कि ये जम्मू श्रीनगर वंदे भारत है। फिलहाल कुछ महीनों के लिए इसे कटरा से इसलिए रवाना किया जा रहा है कि जम्मू का रेलवे स्टेशन अंडर रेनोवेशन है। उधर उत्तराखंड में श्री गंगोत्री धाम के कपाट इस वर्ष अक्षय तृतीया यानी कि 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे खुलेंगे। इसी दिन श्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे, जिसका समय मंदिर समिति द्वारा 3 अप्रैल को यमुना जयंती पर घोषित किया जाएगा। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे और श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 प्रमुख धाम हैं। प्रतिवर्ष लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास 6 महीने के लिए इन मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और अप्रैल मई के दौरान गर्मियों में खुलते हैं। 4 धाम यात्रा यमुनोत्री से गंगोत्री और केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ में समाप्त होती है। और आइए अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। पंजाब की आप सरकार ने जिस तरह पिछले दिनों बलपूर्वक शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों और उनके तंबुओं को जबरन हटाया था, उसके बाद से किसान आंदोलित हैं। किसान अपने आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं। किसानों ने आज पूरे राज्य में विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव करने की चेतावनी दी है। किसान मंत्रियों और विधायकों की कोठियों का घेराव करके रोष जताया जाएगा। किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ जबरदस्ती की है। दरअसल आपको बता दें, 19 मार्च को पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पूरी तरह से खाली कर दिया था और कई किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया था, जिसके विरोध में किसान पंजाब में मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव करने वाले हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किसान संगठनों की मांगे कौन कौन सी हैं। इन मांगों की बात की जाए तो सबसे पहली मांग जो ये किसान करा रहे हैं पंजाब सरकार से, वो है एमएसपी पर गारंटी की। एमएसपी पर गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को जल्द समाधान किया जाए, ये मांग है किसानों की। इसके साथ साथ किसान कह रहे हैं कि 19 मार्च को जब आपने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई की तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, तो उसके नुकसान की भरपाई भी पंजाब सरकार करे। इसके साथ किसान कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा किसान मोर्चे पर किए गए लाठीचार्ज और हिंसा में घायलों किसानों की भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए। इस मांग के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 20 मार्च को जब शंभू बॉर्डर पर किसान नेता बलवंत सिंह भराम के पर लाठीचार्ज करने वाले शंभू थाने के एसएचओ हरप्रीत सिंह को बर्खास्त किया जाए। साथ ही साथ किसान संगठनों की मुख्य मांग है कि ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य सामान जिस तरीके से है उस पर भी घटनाएं जो हो रही है चोरी और लूटपाट की, उसमें शामिल असामाजिक तत्वों पर तुरंत केस दर्ज हो। इसके साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य सामान की चोरी की साजिश में शामिल विधायक गुरलाल घनौर की विधानसभा सदस्यता रद्द हो।
आइए अब बात कर लेते हैं म्यांमार में आई विनाशकारी तबाही की। म्यांमार में शुक्रवार को 7.7 की तीव्रता से आए भयावह भूकंप में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 1700 से पार हो गई है। अब तक करीब 3400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इसके अलावा 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच म्यांमार के कई शहरों में शनिवार को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि लगातार म्यांमार में बचाव अभियान जारी है। भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुई कई इमारतों के मलबे से और शव निकाले जा रहे हैं, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। अमेरिकी चैनल CNN ने अमेरिकी भूविज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के हवाले से म्यांमार में भूकंप में मरने वालों की संख्या 10,000 से अधिक बढ़ने की आशंका जताई है। भूकंप का केंद्र म्यांमार के मध्य सागाइंग क्षेत्र में स्थित था, जो ऐतिहासिक शहर मांडले के पास है। इस इलाके में 15 लाख से अधिक परिवार रहते हैं। यह क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है, जिसमें कई इमारतें, पुल और मंदिर नष्ट हो गए हैं और क्षतिग्रस्त हुए हैं। बचाव दल प्रभावित लोगों तक पहुंचने के लिए समय की कमी से जूझ रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां इरावदी नदी पर एक प्रमुख पुल के ढह जाने से संपर्क टूट गया है। विशेषज्ञों को डर है कि मृतकों की सही संख्या सामने आने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इस बीच सैन्य दल द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है और एक दुर्लभ अपील जारी करने के बाद विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय बचाव दल म्यांमार पहुंचना शुरू हो गए हैं। आइए अब बात कर लेते हैं बैंकॉक की। बैंकॉक की बात करें तो यहाँ भी भूकंप का प्रभाव विनाशकारी था, जिसमें कम से कम 18 लोग मारे गए और दर्जनों लोग ढही हुई ऊंची इमारत के मलबे में दब गए। निर्माणाधीन इमारत कुछ ही मिनटों में ढह गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। CNN के अनुसार राजधानी में अन्य जगहों पर 7 और मौतें हुई हैं। खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है, जिसमें लगभग 80 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों के परिवार ढही हुई इमारत के स्थल पर इकट्ठा हो रहे हैं, अपने प्रियजनों की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा की। म्यांमार और थाईलैंड में 28 मार्च 2025 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। विदेश मंत्रालय के निर्देश पर मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के साथ मिलकर मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR प्रयासों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के प्रति भारतीय नौसेना की तत्काल प्रतिक्रिया के तहत पूर्वी नौसेना कमान से भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा और सावित्री 29 मार्च 2025 को यांगून के लिए रवाना हुए हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार कमान से भारतीय नौसेना के जहाज करमुक और LCU-52 भी मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन में सहायता के लिए 30 मार्च को यांगून के लिए रवाना हुए हैं। इन जहाज़ों पर लगभग 52 टन राहत सामग्री है, जिसमें आवश्यक कपड़े, पीने का पानी, भोजन, दवाइयां और आपातकालीन राहत सामग्री शामिल है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें
हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास। संध्या, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की विभिन्न क्षेत्रों की खबरों की बात करें तो कौन कौन से पृष्ठ पे वो विभिन्न क्षेत्रों की खबरें आज प्रकाशित की गई हैं? सुप्रभात भावना, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। जी हां, एनसीआर में 18 नए मेट्रो कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव आया है। 206 किलोमीटर का होगा नया नेटवर्क। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से डीएमआरसी ने सैद्धांतिक स्वीकृति मांगी है। आपको बताएं कि फेज 5 के पहले चरण में प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर, उसकी लंबाई और स्टेशनों की संख्या के साथ आज एक खबर को दैनिक जागरण अखबार ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है और बताया कि मौजूदा समय में एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क किस तरह से है, कितने किलोमीटर की लंबाई पर फैला हुआ है और अब 18 नए मेट्रो कॉरिडोर बनाने का जो प्रस्ताव है उससे किस तरह से लाभ मिलेगा यात्रियों को। साथ ही साथ मंत्रालय से प्रस्ताव की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद डीएमआरसी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर परियोजना को अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के पास भेजेगी। अंतिम स्वीकृति मिलने पर इस पर काम शुरू किया जाएगा। तो इस खबर को आज दैनिक जागरण अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है। एक और अच्छी खबर की बात करते हैं जिसे राष्ट्रीय सहारा अखबार ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया और बताया कि वंदे भारत से मात्र 3 घंटे में कटरा से श्रीनगर पहुंचा जाएगा। हर मौसम कश्मीर की वादियों में सफर की शुरुआत अप्रैल के तीसरे सप्ताह से शुरू होने वाली है और करीब 7 दशक के इंतजार अब खत्म होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर को रेल मार्ग के जरिए देश के हर हिस्से को जोड़ने का जो सपना देख रहे हैं वो अब पूरा होता हुआ एक और नजर आ रहा है। 3 घंटे में कटरा से श्रीनगर अब पहुंच सकेंगे। एक और खबर की बात करते हैं जिसे हिंदुस्तान अखबार ने अपना देश पेज पर प्रकाशित किया और बताया है कि रामनवमी पर रामेश्वरम में नया पंबन पुल राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। 1914 में बने पुराने पंबन पुल पर 2022 में यातायात रोक दिया गया था और 535 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल तैयार किया गया है। पंबन पुल और तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनकर तैयार नया पंबन पुल जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। ये खबर आज प्रकाशित है हिंदुस्तान अखबार में। बताया है कि 6 अप्रैल को जब रामनवमी का दिन होगा उस दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम में इस पुल का उद्घाटन किया जाएगा। एक और खबर का रुख करते हैं और इसे जनसत्ता अखबार ने अपने देश पेज पर प्रकाशित किया और बताया कि 1 अप्रैल से ग्राहकों की जेब पर किस तरह से अब असर पड़ने वाला है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल से वित्त संबंधी नियमों में क्योंकि बदलाव होने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड, यूपीआई समेत बैंक खाते में न्यूनतम जमा नहीं होने पर बढ़ सकती है आपकी मुश्किलें। तो इस खबर को भी आज पढ़ करके आप देख सकते हैं कि कितनी न्यूनतम राशि आपको अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड में यानी कि अपने सेविंग खातों में रखनी होगी ताकि आपको अन्य शुल्क का भार वहन ना करना पड़े। एक और खबर आपको बताते हैं, यह है मौसम से जुड़ी हुई खबर क्योंकि मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। तो जनसत्ता अखबार ने राजधानी पेज पर यह प्रकाशित की खबर और बताया कि उत्तर पश्चिमी हवाओं से लुढ़का पारा आज भी चलेगी तेज हवाएं। वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक जो दर्ज किया गया वो बताया गया है और लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली में किस तरह से तेज हवा चल रही है और उसके कारण तापमान में किस तरह से गिरावट देखी जा रही है उस खबर को आज बताया गया है। एक और खबर आपको रूबरू कराते हैं जिसे हरिभूमि अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर लिया है और बताया है कि सरकार का किस तरह से बड़ा फैसला क्योंकि गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है आफ्सा।
और क्या होता है AFSPA जिसे हम AFSPA कहते हैं, वो भी इसमें बताया गया है, और कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर इसे बढ़ाया गया है, कौन से 8 जिले हैं, उसके साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। चलते चलते एक और खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ये है US से। जी हाँ, US की महिला ने बताया है कि भारत में बच्चों का पालन पोषण अमेरिका से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। भारत में रहने वाली एक अमेरिकी माँ ने अमेरिका से तुलना करते हुए भारत में अपने बच्चों की परवरिश के बारे में बात की है। उस खबर को आज हरिभूमि अखबार ने प्रकाशित किया है और बताया है कि किस तरह से बच्चों की दुनिया को लेकर व्यापक दृष्टिकोण रखता है भारत, और अमेरिका के साथ इसकी तुलना की गई है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो आज के समाचार पत्रों ने इन खबरों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और हेडलाइन के साथ अलग अलग पेज पर प्रकाशित किया है। संध्या, बेहद ही कम समय में अखबारों की इन मुख्य सुर्खियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और आइए वक्त हो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग को लेकर चल रहे हिंसक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पुलिस ने 100 से ज्यादा राजशाही समर्थकों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों में आग लगा दी और वाहनों में तोड़फोड़ की। राजशाही समर्थकों ने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली आज संसद में बयान देंगे और देश में राजशाही की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। वहीं रविवार को होने वाली नेशनल असेंबली की बैठक आज सुबह 1:15 पर होगी। इसकी जानकारी संघीय संसद सचिवालय द्वारा एक नोटिस के माध्यम से साझा की गई है। इससे पहले रविवार को नेशनल असेंबली की बैठक 3 बार स्थगित की गई थी। दरअसल विपक्षी दलों के सांसद संसद में प्रधानमंत्री से इस बात का जवाब मांगते हुए संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं कि उन्होंने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक को क्यों हटाया। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता काठमांडू से श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ गई है। सीधा श्वेता का रुख करेंगे। श्वेता, एक तो नजर रहेगी नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के संसद के संबोधन पर, साथ ही साथ जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क नेपाल में राजशाही की मांग और हिंदू राष्ट्र की मांग की वापसी जो है उसकी मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये आंदोलन अब हिंसा का रूप ले चुका है। ऐसे में जब ये संबोधन आएगा, राष्ट्र क्या चाह रहा है और KP शर्मा ओली आज संसद में क्या बयान दे सकते हैं? भावना, देखिए 1 महीने से संसद यहाँ चल रही है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मोनार्की को वापस, राजशाही को वापस लाना संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अभी जनता ने स्वाद चख लिया है गणतंत्र का। डेमोक्रेसी का जो स्वाद है ऑलरेडी जनता चख चुकी है, तो अब यहाँ पे फिर से राजशाही लाना संभव नहीं है। और ये जो अभी स्थिति है, यहाँ संसद चल रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि अभी देश चला रहे हैं, इसको छोड़ करके वापस 200 साल पहले जाना, जहां पर लोगों ने हथियार उठाया था राजा के विरोध में राजशाही को हटाने के लिए, उसको पुनः दोहराया नहीं जा सकता। क्योंकि अभी देखें, अभी भी जो ट्रांजिशनल जस्टिस बिल है जिसके तहत माओवादी ने जो हथियार उठाया था उनको भी अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो उसको लेके अभी तक बात मैंने पूरी भी नहीं हुई है। और इसके बीच में यहाँ पे लोग उठा रहे हैं राजशाही पुनः वापस हो। हिंदू राज्य की बात जो कुछ ग्रुप्स कह रहे हैं, कुछ गुट कह रहे हैं, वो एक कहिए कि इंडिविजुअल अपना उनका एक एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि ऑलरेडी प्रमुख बहुत सारी पार्टियां हैं जो अन्य मुद्दों पर लड़ रही हैं। तो कोई मुद्दा उठाना है तो उसमें एक प्रो हिंदू, प्रो राजशाही करके इन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा बनाया है जी। मगर ऑलरेडी आपका नेपाल गणतंत्र है, एक सेक्युलर सॉवरन कंट्री है, तो यहाँ पे संसद में स्पष्ट सारी बातें जब 1 महीने से चल रही हैं, तो उसमें भी कहा गया है राजशाही को पुनः लाना संभव नहीं है। जो भी सरकार को प्रयास करना हो, तो 16 साल से यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन जो नेपाल की संसद में सरकार ये कह रही है कि 200 साल जाना कोई सही बात नहीं होगी, राजशाही को वापस लाना कोई जनता के लिए कोई एक अच्छा कदम नहीं होगा। ऐसे में अब सबकी निगाहें रहेंगी कि नेपाल के प्रधानमंत्री संसद में क्या बयान देते हैं और क्या स्पष्ट करते हैं। फिलहाल श्वेता, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब देखते हैं, नजर डाल लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक धमकियां क्यों दे रहे हैं और ईरान पर इस बार धमकी डाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं करता तो उसे बमबारी और अतिरिक्त शुल्क झेलना पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी
समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ईरान और अन्य प्रमुख देशों के बीच साल 2015 में हुए समझौते से अमेरिका को अलग कर दिया था। इस समझौते में प्रतिबंधों में राहत देते हुए ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर सख्त पाबंदियां लगाई गई थी। और आइए अब वक्त तो चला है जानने का कि आपके शहर का मौसम का हाल क्या है। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और आइए अब जानते हैं कि विज्ञान की दुनिया में क्या हो रहा है। सोमवार का दिन है और हम हमेशा की तरह आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट इस बार लेकर आते हैं। साइंस पार्क में आज जानते हैं कि कौन से विज्ञान में नई गतिविधियां हो रही हैं। छोड़े जाते हैं आपको इस विशेष सेगमेंट के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। धरती पर जो पिछले लाखों वर्षों में नहीं हुआ वो अब बहुत तेजी से हो रहा है। ये बदलाव किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इन्हीं बदलावों में से एक है तेजी से पिघलते हमारे ग्लेशियर्स। एक वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक साल 2000 से 2023 के बीच बर्फ के ये पहाड़ 6,50,000 करोड़ टन बर्फ खो चुके हैं। ये करीब करीब उतना ही है जितनी दुनिया की पूरी आबादी 30 सालों में उपयोग करती। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ग्लेशियर दिवस के मौके पर जारी एक रिपोर्ट द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स वाटर टावर्स में यह कहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। वहीं विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने विश्व ग्लेशियर दिवस के मौके पर कहा कि बीते 6 वर्षों में से 5 वर्षों में ग्लेशियरों का सबसे तेजी से पिघलना रिकॉर्ड स्तर पर देखा गया है। साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ग्लेशियरों के पिघलने के कारण, उनसे होने वाले नुकसान और इनको बचाने के उपायों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो पहला सवाल, WMO ने ग्लेशियर्स के पिघलने को लेकर क्या कहा है? विश्व मौसम संगठन की प्रमुख सेलेस्टे साउलो ने कहा है कि ग्लेशियरों का संरक्षण केवल पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक भविष्य का मामला है। विश्व मौसम संगठन ने कहा है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की आइलैंड की बर्फ की चादरों के अलावा दुनिया भर में 2,75,000 से अधिक ग्लेशियर्स लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर्स अब तेजी से मेल्ट होते जा रहे हैं। WMO ने कहा है कि अब तक कुल मिलाकर 450 अरब टन ग्लेशियर्स का नुकसान हो चुका है। WMO ने यह भी कहा है कि बर्फ की चादरों के साथ मिलकर ग्लेशियर दुनिया के लगभग 70% पीने के पानी का सोर्स बनाते हैं, जिनमें ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, जिसे वाटर टावर कहते हैं, उसकी तरह काम करते हैं। अगर वो गायब हो जाते हैं तो इससे नीचे की ओर रहने वाले लाखों लोगों के लिए
पानी की आपूर्ति का खतरा हो सकता है। अब दूसरा सवाल कि क्या होते हैं ग्लेशियर्स? तो ग्लेशियर बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसे हिमखंड भी कहते हैं। ये अक्सर नदी की तरह दिखते हैं और बहुत धीमी गति से बहते रहते हैं। ग्लेशियरों के बनने में कई साल लगते हैं। ये ऐसी जगहों पर बनते हैं जहां बर्फ गिरती है मगर गल नहीं पाती, मेल्ट नहीं हो पाती। ये बर्फ धीरे धीरे ठोस होती जाती है। अमेरिका स्थित नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के मुताबिक अभी दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र के 10% हिस्सों पर ही ग्लेशियर है। माना जाता है कि ये ग्लेशियर आखिरी आइस एज के बचे अवशेष हैं, जब धरती की कुल भूमि का 32% और समुद्र का 30% हिस्सा बर्फ से ढका था। ग्लेशियर पृथ्वी और हमारे महासागरों पर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। ये चमकीले सफेद बर्फ अतिरिक्त गर्मी को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करते हैं और पृथ्वी को कूल रखते हैं। दुनिया भर में ग्लेशियर कई सौ से लेकर कई हजार साल पुराने हो सकते हैं और ये इस बात का वैज्ञानिक रिकॉर्ड देते हैं कि समय के साथ जलवायु में किस तरह का बदलाव आया है। अब तीसरा सवाल कि ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, क्यों मेल्ट हो रहे हैं? 1900 के दशक की शुरुआत से ही दुनिया भर में कई ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इस घटना के मूल में मानवीय गतिविधियां हैं। खासतौर पर औद्योगिक क्रांति के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन ने तापमान को, टेम्परेचर को काफी बढ़ा दिया है और इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधनों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे कि तापमान बढ़ता है और ग्लेशियर पिघलते हैं। ग्लेशियर एक लार्ज आइस मास है, क्रिस्टलाइन आइस मास। तो अंडर ग्रेविटी ये धीरे धीरे करके मूव करने लगता है और अगर इसका कंपोजिशन देखें तो इसमें आइस भी है, सेडिमेंट्स भी हैं, मेल्टेड वाटर भी रहता है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबली क्लाइमेट तो चेंज हुई है, टेम्परेचर बढ़ा है और टेम्परेचर बढ़ा है तो उसके वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हुआ है और जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है तो धीरे 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 करके उसमें कई बदलाव आते हैं नेचर में और ग्लेशियर का पिघलना भी उन्हीं बदलावों में से एक है। अब चौथा सवाल कि इन ग्लेशियर्स का बचा रहना हम सभी के लिए, मानवता के लिए क्यों है जरूरी? तो ग्लेशियरों का संरक्षण जल स्रोतों की सुरक्षा और वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका संरक्षण न केवल पीने के पानी की आपूर्ति के लिए आवश्यक है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। ग्लेशियर प्राकृतिक जल भंडारण के रूप में भी काम करते हैं और नदियों के प्रमुख स्रोत होते हैं। जब वे पिघलते हैं तो नदियों और जलधाराओं को जल प्रदान करते हैं, जिससे कृषि, पेयजल आपूर्ति और बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में हमें काफी मदद मिलती है। पृथ्वी का 70% ताजा पानी ग्लेशियरों में जमा है, जो पीने के पानी, उद्योग और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का सोर्स बन जाता है। पांचवा सवाल कि यदि ग्लेशियर नहीं होंगे तो क्या होगा? तो वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि ग्लेशियर नहीं रहे तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं, जैसे समुद्र का जलस्तर काफी बढ़ जाएगा, जिससे विश्व के कई तटीय शहर समुद्र में समा जाएंगे। पीने के पानी की गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। फूड सिक्योरिटी पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज तेज होगा। टूरिज्म और इकोनॉमी पर भी काफी इंपैक्ट पड़ेगा। कुल मिलाकर इसके भयावह नतीजे हो सकते हैं। अगर ये ग्लेशियर ख़त्म हो जाते हैं, इन केस हम एक बात करते हैं कि माना ग्लेशियर नहीं हो, तो ये जितनी हमारी नदियां हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, पिंडर हो, ये सब जीवनदायिनी एक ग्लेशियर से ही निकलती है। ग्लेशियर मेल्ट हो गए, धीरे धीरे जो पानी आता है वो घाटियों से बहता हुआ फिर हमारे पेनिनसुलर इंडिया में आता है और यहाँ जितने खेत खलिहान हैं ये सब उसी पानी की बदौलत हैं। अगर माना ग्लेशियर ही नहीं होंगे तो फिर एक बरसात पे ही जो स्नो, दो तरह की नदियाँ हैं, एक है स्नो फेड जो ग्लेशियर से निकलती हैं और दूसरा है रेन फेड। तो सिर्फ बरसात वाली नदियाँ ही आपके पास बच जाएंगी, बाकी स्नो फेड रिवर जो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर जो नदियाँ आपको पानी देती हैं वो नदियाँ लुप्त हो जाएंगी। छठा सवाल, भारत पर, इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विश्व के तमाम विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संकट सबसे अधिक दक्षिण एशिया पर ही मंडरा रहा है। यहां हिंदुकुश हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की दर
अधिक होने से इससे लाभान्वित हो रहे भारत समेत दक्षिण एशिया की 200 करोड़ की आबादी गंभीर रूप से प्रभावित होगी। दक्षिण एशिया का यह संकट सेंट्रल हिमालय यानी उत्तराखंड के ग्लेशियरों की नासाज सेहत में भी नजर आ रहा है। मिजोरम यूनिवर्सिटी का हाल का एक अध्ययन यह बताता है कि उत्तराखंड में बीते 30 वर्षों यानी 1991 से लेकर 2021 के बीच ग्लेशियरों में बर्फ की मात्रा में 37.37% यानी 36.75% की कमी पाई गई है। उत्तराखंड या सेंट्रल हिमालय के ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों से जूझ रहे हैं। अब 7वां सवाल, इन ग्लेशियर्स को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? तो कुछ साल पहले स्विट्जरलैंड में आल्प्स के सबसे पुराने ग्लेशियर को तेजी से पिघलने से रोकने के लिए उन्हें सफेद ब्लैंकेट से यानी कंबल से ढका गया था। वैज्ञानिकों का दावा है कि सफेद कंबल से ढकने के बाद बर्फ के पिघलने की रफ्तार कम हो जाती है। पिछले कई साल से यह तरीका अपनाया जा रहा है, लेकिन दुनिया के सभी ग्लेशियर्स को बचाने का एकमात्र तरीका अगर कुछ है तो वो है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और जितना संभव हो सके ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। अगर हम अपने जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करें, मसलन प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण करें, पर्वतीय इलाकों में टूरिज्म को, पर्यटन को नियंत्रित करें, तो शायद हम इस संकट को टाल सकते हैं। ग्लेशियरों को बचाने के लिए हमें एक सामूहिक प्रयास करना होगा। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो टेम्परेचर जिसकी वजह से बढ़ रहा है, यहाँ बहुत बड़ा चेक रखना ज़रूरी है। पहाड़ों पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। दूसरा जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, उसको रोकना पड़ेगा। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में आपने ग्लेशियर के बारे में डिटेल से जाना। अगले एपिसोड में किसी और स्पार्किंग टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।